स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से केरला फार्मासिस्ट का जो पेपर है पार्ट सेकंड इसका लेकर के आया हूँ और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खासकर ये आपका केरला फार्मासिस्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। काफ़ी अच्छा पेपर है ये, तो मैंने सोचा पहले इस पेपर को करवाया जाए, बाद में दूसरे पेपर्स करवाए जाएंगे। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा जा करके 1 टी स्पून फुल इज़। देखिए 1 फुल टी स्पून, जो टी स्पून होता है वो क्या कैरी करता है, कितना अमाउंट कैरी करता है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ml, 15 ml, 0.3 ml, 0.06 ml। ठीक है, तो 1 टी स्पून कितना कैरी करेगा। 1 टी स्पून देखिए आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर आपसे टी स्पून पूछा जाए 1 टी स्पून तो आप 5 ml मान सकते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट जो होता है वो 4.98 के समथिंग होता है, तो वो 5 ml ही काउंट होता है। अगर आपको 5 ml का ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप नियर अबाउट 5 के लगाएंगे। एग्जैक्ट होता है आपका 4.98, तो द राइट आंसर इज़ 4 ml। इसका 4 ml हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 ml का और कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 टेबल स्पून कितना होगा जा करके, तो इसी को आप 3 टाइम्स कर दीजिए। 5 ml को 3 टाइम्स कर देंगे तो 15 ml हो जाएगा जा करके। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ड्रॉप 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं, 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं, तो आप बता देंगे 20 ड्रॉप्स होते हैं जा करके। ठीक है, 1 ml कंटेंस हाउ मेनी ड्रॉप्स, तो 20 ड्रॉप्स। ठीक है, 1 ml में कितने ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स। तो बढ़ेंगे हाँ अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अ ड्रग कंसिस्ट इज फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। देखिए अगर कोई एक ऐसी मेडिसिन हो जो कि जिसमें पाया जाता हो क्या, किस उसका थोड़ा सा पार्ट, उस मेडिसिन का थोड़ा सा पार्ट या पूरा पार्ट किसी फिल्दी प्यूट्रिड या डिकम्पोज्ड सब्सटेंस उसमें पाया जाता हो। सपोज दैट आपकी ये टैबलेट है, आपकी ये टैबलेट मैंने ये टैबलेट मान लीजिए आपकी ये टैबलेट है एक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इतना पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, अब इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। सपोज दैट इतना पोर्शन इस टैबलेट का, ठीक है, फिल्दी या प्यूट्रिड या डिकम्पोज्ड सब्सटेंस आपका जो है फिल्दी प्यूट्रिड डिकम्पोज्ड, यानी ये वो सब्सटेंस नहीं है जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये कुछ दूसरा सब्सटेंस है जो उसकी तरह दिखता है और हो सकता है टॉक्सिक भी हो आपके लिए, या हो सकता है कि ये पूरी टैबलेट ही आपकी उसी तरीके की फिल्दी प्यूट्रिड या डिकम्पोज्ड सब्सटेंस की हो, यानी जिसकी क्वालिटी कम हो। ठीक है, या जो उस टैबलेट में होना चाहिए था उसकी जगह पे मिलाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे, स्पूरियस ड्रग कहेंगे, मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे, या पेटेंट ड्रग कहेंगे। तो देखिए इस टैबलेट के अंदर जो है मिलाया जा रहा है, तो यानी इसमें जो है मिक्सिंग करी जा रही है, एडल्ट्रेटेड ड्रग इसको कहेंगे हम लोग। एडल्ट्रेटेड ड्रग जिसमें जो है गलत प्रोडक्ट मिला दिया जाता है, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट उसमें नहीं होता है, इसको कह देंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब होगा जाके जिसमें गलत सब्सटेंस मिला हुआ हो। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। जो स्टैंडर्ड होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का मतलब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है एंटीसेप्टिक, होता है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगाते हैं या अप्लाई करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो बैक्टीरियल या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ना हो सके, उस ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके या इनहिबिट किया जा सके। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट को हम लोग नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे। नॉन लिविंग का मतलब जो निर्जीव चीज़ें होंगी। ठीक है, नॉन लिविंग के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आपने फर्श पे जो है डिसइंफेक्टेंट डाल करके सफाई कर ली, तो इसको कह देंगे डिसइंफेक्टेंट, और फर्श आपकी हो गई नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जा करके जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जो माइक्रोब्स होंगे वो किल कर देंगे या उसकी ग्रोथ को जो है प्रिवेंट या इनहिबिट कर देंगे। तो ये होगा डिसइंफेक्टेंट। और डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में बेसिक डिफरेंस एक ये है कि एंटीसेप्टिक को लिविंग सरफेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे और डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करेंगे। तो डिसइंफेक्टेंट की बात
हो रही है, शेड्यूल ओ में आएगा, पी में आएगा, एम में आएगा या एन में आएगा। देखिए दोस्तों, शेड्यूल का मैंने एक वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, 2 पार्ट में वीडियो है। अगर आप वो पूरा वीडियो देख लेते हैं, दोनों वीडियो, तो आपका शेड्यूल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल आप कहीं से भी, किसी भी शेड्यूल में जल्दी कहीं भी आपका जो है फंसेगा नहीं क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो शेड्यूल ओ है, शेड्यूल ओ। ठीक है, शेड्यूल ओ, द राइट आंसर इज शेड्यूल ओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन के, डी, ई, ए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। द राइट आंसर इज विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है ना। तो देखिए, और इसको किस नेम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन ही कहा जाता है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेंट्स। देखिए, जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है, आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से, उसमें क्या पाया जाता है? 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.1% सोडियम क्लोराइड, 0.86% सोडियम क्लोराइड या 0.45% सोडियम क्लोराइड। द राइट आंसर इज 0.9% सोडियम क्लोराइड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 26 नंबर, एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस। ब्लीचेस में ओपेक कवरिंग एजेंट का कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जो ब्लीच होती हैं, ब्लीचेस में ओपेक, ओपेक का मतलब हो गया जाकर के अपारदर्शी, 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 जिसमें आमने सामने का कुछ दिखाई ना पड़े, उसको कह देंगे ओपेक। और एक होता है आपका ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जो आपको थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। और एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ओपेक का मतलब हो गया ट्रांसल्यूसेंट। एक तरीके से ओपेक का मतलब जिसमें अगर आमने सामने दिखाई नहीं पड़ेगा, आर पार दिखाई ही नहीं पड़ेगा, पूरी तरीके से जो है वो कलर्ड होगा। तो एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस, ब्लीच में कौन सा ओपेक कवरिंग एजेंट डालते हैं? तो कैचिकॉल हो गया, क्विनोलिन हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। देखिए, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो एक तरीके से आपका एंटीसेप्टिक होता है इसमें, लेकिन राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलाइजर। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलाइजर। कौन से ड्रायर को लाइपोफिलाइजर कहा जाता है? ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर या स्प्रे ड्रायर। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही आंसर पे टिक करना है। द राइट आंसर इज फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर जो होता है उसको लाइपोफिलाइजर भी कहा जाता है, बस आपको सीधे से याद रखना है। तो फ्रीज ड्रायर, अगर लाइपोफिलाइजर की बात हो रही है तो यानी फ्रीज ड्रायर की बात हो रही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ एज। देखिए, ऑटोक्लेविंग जो होता है एम्प्यूल्स का किसी डाई बाथ में, डाई का मतलब एक इस तरीके से कोई आपका बात होगा, बात का मतलब आप ये समझ सकते हैं कोई सिलेंडर टाइप का या कोई टब टाइप का, आप मान सकते हैं टब टाइप का, या कोई एक ऐसा बर्तन जिसमें हम लोग डाई, डाई का मतलब जो कलरिंग एजेंट होता है, सपोज दैट डाई का मतलब हो गया जाकर के, डाई का मतलब ही कलर होता है। यानी जैसे ये एक हमने ले लिया कोई एक इंस्ट्रूमेंट, या कोई एक ले लिया हमने कोई एक छोटा सा कटोरा टाइप का ले लिया, उसमें आपने जो है यहाँ पे फिल कर दिया, क्या कहते हैं, आपने डाई, और इस डाई में जो है आप एम्प्यूल्स डालते हैं, एम्प्यूल्स, एम्प्यूल्स जिसमें ऑलरेडी जो है लिक्विड आपका भरा हुआ होता है। ठीक है, लिक्विड प्रोडक्ट कुछ भी हो, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट हो या लिक्विड प्रोडक्ट आपका होता है। ठीक है, और हम लोग इस एम्प्यूल को क्यों इस डाई बाथ में डालते हैं, क्यों इस बर्तन में डालते हैं? तो आप इसलिए डालते हैं, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले देखते हैं, क्लैरिटी टेस्टिंग के लिए डालते हैं, पायरोजन टेस्टिंग के लिए डालते हैं, लीकर टेस्टिंग के लिए डालते हैं, या स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए डालते हैं। तो द राइट आंसर इज लीकर टेस्टिंग। लीकर टेस्टिंग के लिए जो हमारा एम्प्यूल होता है उसको हम लोग डाई बाथ में डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं। आप इस तरीके से मतलब बेसिक समझ सकते हैं, चूँकि हर एक उसका जो है टर्मिनोलॉजी अलग होती है, लेकिन इसको मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो लीकर टेस्टिंग इसलिए, देखिए आपने एम्प्यूल बनाया, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एम्प्यूल है कोई, अब इस एम्प्यूल में आपने कुछ फिल कर दिया, ठीक है, बाकी इसको आपने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो क्लोज़ करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं से ये लीक हो। अगर लीक है तो ज़रूरी नहीं कि आपका अंदर से ड्रॉप बाहर आए। ठीक है,
अंदर से ड्रॉप बाहर आए, क्योंकि जो क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स में आप बाहर से पिक कर देते हैं तो बाहर से तो उसमें जो है पिक हो जाता है, उसमें जो है एक स्मॉल पिन टाइप का होल हो जाएगा, लेकिन अंदर का प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको चेक करना है तो लीकर टेस्टिंग करिए। आपका ये सारा जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा, वाइट पोर्शन रहेगा लिक्विड का, और अगर इसमें जो है डाई बाथ में डालने पे इसके अंदर कलर आ जाए तो इसका मतलब ये आपका जो है कहीं से लीक कर रहा है, कहीं से इसमें जो है पानी के जो पानी जो आपका जो भी डाई है, डाई का मतलब जो भी कलर है वो आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है आपका एक तरीके से ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लीकर टेस्टिंग, लीकर टेस्टिंग। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ। देखिए, अगर ब्लड के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाए, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की मात्रा बढ़ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ल्यूकीमिया या टाइफाइड। तो द राइट आंसर इज ल्यूकीमिया, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है WBC को। ठीक है, और इसी वजह से जब इसमें जो है WBC का हाई काउंट हो जाता है तो ल्यूकीमिया हो जाता है, और ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल क्या है? कैफीन, ओरिनेज, डॉक्सीडेन, गैलिक एसिड। आपके सामने चार ऑप्शन है, कैफीन, ओरिनेज, डॉक्सीडेन या गैलिक एसिड। द राइट आंसर इज गैलिक एसिड। गैलिक एसिड जो है एग्जाम्पल होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो किसी भी प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको प्रिवेंट कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं होने देगा या ऑक्सीडेशन को रोकेगा जा करके, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा आपका एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो उसमें आपको दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड आपका एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसोटोनिक व्हीकल यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या हो गया? ऑप्थेल्मिक का मतलब हो गया जाकर के आई का मतलब आँखें, आँखों से जो संबंधित होता है, जैसे आई ड्रॉप हो गया। ठीक है, अगर आँखों से संबंधित कोई भी आपको आइसोटोनिक व्हीकल बनाना है, आइसोटोनिक का मतलब जिसका पीएच आपके आँखों के अंदर जो लैक्राइमल जो ग्लैंड्स होती हैं या जो इंट्रा ऑकुलर जो टेंशनल जो आपका लिक्विड पाया जाता है उसके पीएच के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आँखों में भी आपका लिक्विड पाया जाता है ना, तो उस लिक्विड के बराबर जो है पीएच होना चाहिए, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब पीएच मैच करे। ठीक है, तो आइसोटोनिक व्हीकल यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, आइसोटोनिक व्हीकल्स, कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करेंगे? 1.9% बोरिक एसिड, पॉलीसॉर्बेट 20, बेंजलकोनियम क्लोराइड या डायोसिटिल सोडियम, डायोक्टिल सोडियम। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1.9% बोरिक एसिड, पॉलीसॉर्बेट, सारे आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज़ 1.9% बोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो उसमें आइसोटोनिक व्हीकल के रूप में हम लोग 1.9% बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन आएगा जाकर के, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज। देखिए, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी अगर आप बार बार किसी भी ड्रग को रिपीट कर रहे हैं, बार बार किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, खा रहे हैं, रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल के जो रिसेप्टर हैं, बॉडी के अंदर जो सेल रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस घटना को क्या कहेंगे? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, टैकीफाइलेक्सिस, टॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी या सिनर्जिस। द राइट आंसर इज टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस में क्या होता है? जब आप शॉर्ट इंटरवल में यानी कम समय में, बीच में आप कम समय देंगे और दवा आप अगेन एंड अगेन बार बार खा रहे हैं कम समय में। सपोज द डॉक्टर ने आपसे कहा है बिसिनडाई यानी ट्वाइस अ डे, आपको 2 बार लेना है। ठीक है, 2 बार लेना है। आप क्या कर रहे हैं? 12 घंटे की जगह पे
आपने क्या कर दिया कि आपने 8 घंटे में दवा खा ली। सपोज दैट दवा का एक्सक्रीशन टाइम ही 12 घंटे, यानी 12 घंटे के बाद दवा आपकी जो भी एक्शन है वो एक्शन शो करने के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन आपने 8 घंटे में दवा खा ली, अब पता चला 12 घंटे में आपका जो सेल रिसेप्टर है वो खाली होगा जा करके। सेल को जो रिसेप्टर हैं, जो दवा जिन पे बाइंड होगी जा करके रिसेप्टर पे, तो वो पता चला 12 घंटे में खाली होंगे, और आपने 8 घंटे में ही खाली, तो पता चला जो रिसेप्टर हैं वो आपके भी खाली ही नहीं हुए हैं, उनमें अभी दवा जो है बाइंड है। और जब तक वो दवा आपकी एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तब तक आपकी नई दवा जो है जा करके उस पर बाइंड नहीं होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टैकीफाइलैक्सिस, जिसमें आप शॉर्ट इंटरवल में सपोज दैट कोई दवा आपको 6 घंटे में खानी है, अब पता चला 4 घंटे में खा रहे हैं, 12 घंटे में खानी है, आप 8 घंटे में खा रहे हैं, 7 घंटे में। तो यानी शॉर्ट इंटरवल में अब अगर आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि सेल रिसेप्टर जो है ब्लॉक होते हैं ऑलरेडी, तो आपकी दवा जो है बिना इस्तेमाल के ही जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। इसको कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जब सेम थेरापेटिक्स इफेक्ट के लिए आपको जब डोज बढ़ा देनी पड़ जाए, यानी सपोज दैट आप 500 mg आपको पैरासीटामोल चाहिए, ठीक, 500 mg पैरासीटामोल चाहिए। अब 500 mg पैरासीटामोल क्या करेगी कि आपका बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगी, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपने रेगुलर पैरासीटामोल खानी चालू कर दी। अब रेगुलर खानी चालू कर दी तो ड्रग का जो है टॉलरेंस हो जाता है, यानी जब भी अब आप कभी बीमार पड़ेंगे तो यही 500 mg अब आपके काम नहीं आएगी, अब आपको 650 mg लेनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको 950 या 1000 mg लेनी पड़ जाए, ठीक है, अलग अलग कॉम्पोजिशन में, कॉम्बिनेशन में। तो अब पता चला आप 750 mg पैरासीटामोल खा रहे हैं, अब 750 mg ही आपके ऊपर असर करेगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो जो है टॉलरेट हो चुकी हैं, आपकी बॉडी जो है एक तरीके से टॉलरेट कर गई है। अब वो दवा उतने डोज पे काम नहीं करेगी, उससे अब उसी सेम इफेक्ट के लिए आपको डोज बढ़ानी पड़ जाएगी। इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। और आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, और ये जेनेटिकल डिफेक्ट होता है आइडियोसिंक्रेसी। बस आप इतना याद रखेंगे कि इसको जेनेटिक्स एक तरीके का एबनॉर्मेलिटीज़ मानी गई है आइडियोसिंक्रेसी का, ठीक है। और सिनर्जिज्म में क्या आएगा, सिनर्जिज्म का मतलब होता है जब ड्रग ए है और ड्रग बी है, ये दोनों बॉडी में गई, ठीक है, और जाने के बाद एक दूसरे का जो है इफेक्ट बढ़ा दिया, और अब जो है जो उनका नॉर्मल थेरापेटिक्स इफेक्ट था उससे ज़्यादा जो है आपको थेरापेटिक इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे सिनर्जिज्म। और सिनर्जिज्म के साथ ही एक टर्म आता है एंटागोनिस्ट का, जब आपने दो मेडिसिन ली ए प्लस बी, और पता चला मेडिसिन ए ने मेडिसिन बी के एक्शन को एंटागोनाइज कर दिया, दोनों जो है एक दूसरे को एंटागोनाइज कर देती हैं, यानी ना ही वो ए अपना एक्शन शो कर पाएगी ना ही बी, और ए बी की वजह से नहीं शो कर पाएगी और बी जो है ए की वजह से नहीं शो कर पाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ऑटोक्लेविंग से, वो किस तरीके का होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, या बैक्टीरियोसाइडल स्टरलाइजेशन होता है। तो द राइट आंसर इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यानी स्टरलाइजेशन जो आपका ऑटोक्लेव से किया जाता है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। और क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, आधे घंटे के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग चीज़ों को जो है स्टराइल करते हैं। किलर किलानी टेस्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, देखिए जो किलर किलानी टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ऊपर वाला ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेविंग वाला, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा गया था आपसे। और किलर किलानी टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेना के लिए, डिजिटालिस के लिए, सिन्नामन के लिए, या एलोवेरा के लिए। तो द राइट आंसर इज डिजिटालिस, यानी किलर किलानी टेस्ट जो है वो डिजिटालिस के लिए होता है। और कभी कभी आपको डिजिटालिस की जगह डीऑक्सी शुगर भी मिल सकता है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डीऑक्सी शुगर या डिजिटालिस, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन। THC इज द कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट। देखिए ये THC का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और THC जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किस में पाया जाता है, ये एंटीसाइकोटिक होता है, नक्स वोमिका में, सेना में, कैनाबिस में, या ओपियम में। तो द राइट आंसर इज कैनाबिस में आपको पाया जाता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, और जिसको शॉर्टकट में कहते हैं THC, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच इज़ द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन की बात हो रही है, आप खट से जो है तुरंत खटाक से आप जो है लंग्स पे मारेंगे टिक, ठीक है, लंग्स पे आप जो है टिक करेंगे। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी लंग्स, आपको दूसरे ऑप्शन देखने ही नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ठीक है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है CGHS के पेपर में, ठीक है। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डायटोमेसियस अर्थ इज द अदर नेम ऑफ, देखिए डायटोमेसियस अर्थ इज द अदर नेम ऑफ, किसका दूसरा नाम है? केओलिन का, टाल का, बेंटोनाइट का या कीसल गुर का? तो द राइट आंसर इज डायटोमेसियस अर्थ इज द अदर नेम ऑफ कीसल गुर। कीसल गुर का जो है दूसरा नाम होता है डायटोमेसियस, तो कीसल गुर इज द राइट वन। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉटन कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज, तो गॉसिपियम हर्बेकियम, कैनाबिस सटाइवा, बॉम्बेक्समोरी या ग्लिसराइजा ग्लेबुरा। कॉटन कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज, कॉटन जो कंसिस्ट करते हैं इपिडर्मल ट्राइकोम्स स्पीसीज को, वो कौन से होते हैं? तो द राइट आंसर इज गॉसिपियम हर्बेकियम, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। आने की संभावनाएं जो हैं होती हैं इस तरीके के क्वेश्चन की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये आ जाए, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं टिक करके बताता हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट, इसको टिक करिए, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? हैमर का मतलब हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा। हथौड़ा किसी चीज़ पे पड़ता है तो एक बार ही पड़ता है, फिर वापस गया तो यानी इम्पैक्ट, उसको उस चीज़ को छुआ केवल एक बार, इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आता है फ्लूइड एनर्जी मिल का, ठीक है, किसका? फ्लूइड एनर्जी मिल का, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो द राइट आंसर इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज इम्पैक्ट, ठीक है। क्रसिंग आ जाएगा किसका? क्रसिंग आ जाएगा कटर मिल का, ठीक है। कटर मिल का कटिंग आएगा, क्रसिंग नहीं आएगा, सॉरी। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, वेरी नाइस, वेरी गुड। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज, देखिए अगर किसी भी टैबलेट का, ये टैबलेट मैंने बना दी, ठीक है, ये टैबलेट मैंने बना दी। अब पार्शियल, इसका थोड़ा सा भाग या कंप्लीट यानी पूरा भाग, ठीक है, थोड़ा सा भाग या पूरा भाग। अब इसको आपको 3D करके दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा भाग का मतलब ये इतना, या पूरा मतलब ये जो है आधा यहाँ से ऊपर का चला गया और नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप, या तो टॉप ऊपर चला जाए या तो बॉटम जो है चला जाए, ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, मॉडलिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द राइट आंसर इज कैपिंग। इसको क्या कहेंगे? कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग को देखिए, अब इसको आप याद कर लीजिए, इसको मैं शॉर्ट थोड़ा आपको समझा दूं। कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैप, कैप यानी कैप जो है सिर पे लगाया जाता है, ठीक है, कैप सिर पे लगाया जाता है, तो यानी जो ऊपर रहेगा आपका, ऊपर क्या होता है? ऊपर हेड, हेड जो है, सिर जो है आपका ऊपर ही तो होता है, तो कैप आप सिर पे ही तो पहनेंगे। तो इस तरीके से देखिए कि जो ऊपर है ये कैपिंग, ऊपर वाली कैप ऊपर चली गई, नीचे वाली भी एक कैप बन गई आपकी, तो इसको भी आप ऊपर ही लगाएंगे, ऊपर वाली कैप तो ऊपर लगाएंगे ही सिर पे, तो बस खत्म कर। इस तरीके से आप याद सकते हैं कि कैपिंग, ठीक है, कैपिंग, कैप कहाँ पहनी जाती है? अपर हेड पे, हेड पे। तो यानी ये टैबलेट का ये ऊपर वाला पोर्शन हेड हो गया, नीचे वाला जो है ये आपका टेल हो गया। लेकिन जब नीचे वाले को हम लोग मुड़ा करके देखेंगे तो ये ऊपर वाला हेड बन जाएगा, यानी दोनों एक तरीके से हेड ही हैं। तो कैपिंग का मतलब जो है जब टैबलेट का जो है आपका थोड़ा सा पार्ट यानी पार्शियल पार्ट, या कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप, यानी जो टॉप है उसका थोड़ा पार्ट या पूरा टॉप ही आपका रिमूव हो जाए, तो इसको कहेंगे कैपिंग। और पिकिंग किसको कहेंगे? पिकिंग, बहुत ही बढ़िया टर्म है पिकिंग। पिकिंग का मतलब ऊपर से पंच आया, ठीक, ऊपर से पंच आया और जो है टैबलेट को साथ में ले गया, पिक कर ले गया, तो इसको कह देंगे हम लोग पिकिंग। और स्टिकिंग किसको कहेंगे? ये जो है स्टिकिंग का मतलब क्या, देखिए स्टिकिंग, ये आपकी टैबलेट है, ये नीचे पंच और नीचे डाई वॉल है, ठीक है, तो इसी में टैबलेट चिपकी रह गई, पता चला टैबलेट ये जो है यहाँ से इजेक्ट नहीं हुई और इसी में जो है टैबलेट का जो है डाई में थोड़ा पार्ट या पूरी टैबलेट ही चिपकी रह गई, तो इसको कहेंगे स्टिकिंग। और मॉडलिंग, मॉडलिंग बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। मॉडलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, यानी कलर जो होता है, सपोज दैट आपकी
ये मैंने कहा कि रेड कलर की टैबलेट है ग्रीन कलर की। अब इसको रेड करेंगे तो पता चला इसके ऊपर रेड हमें पॉलिश करनी है। अब ये जो पॉलिश हमने रेड करी तो पता चला यहाँ डार्क है, यहाँ कम डार्क है, यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर है, बिल्कुल स्लाइट हो गया, यहाँ पता चला छूट ही गया। तो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का उसको कहते हैं मॉडलिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लाते रहेंगे, एनालिसिस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का होता है वो लाते रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो करना आपको बस इतना है कि हमारा जो चैनल एग्ज़ाम पैरा है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।